गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 6 और 7 को कंबाइन कर कर पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर है उत्पादन की अवधारणा, प्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि उत्पादन किसे कहते हैं, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उत्पादन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा उत्पादन के कितने साधन होते हैं। वैसे तो कई साधन होते हैं, लेकिन हमने 4 मेन साधन पढ़े थे। पहला भूमि, दूसरा श्रमिक, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। फिर हमने एक एक करके इनकी विशेषताएं पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि उत्पादन की कितनी अवधारणाएं होती है। तो हमने पढ़ी थी 3 अवधारणा होती हैं। पहली कुल उत्पादन, दूसरी औसत उत्पादन और तीसरी सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन क्या होता है कि हमने अब तक कितना उत्पादन किया वो कुल उत्पादन में आएगा। औसत उत्पादन के एक श्रमिक के द्वारा कितना उत्पादन किया गया वो औसत में आएगा। और कल और आज में हमने कितने उत्पादन एक्स्ट्रा किया, जो भी हम एडिशनल उत्पादन करेंगे वो सब हमारे सीमांत उत्पादन एमपी में आएगा। फिर हमने पढ़ा था कि हम ये टीपी, एपी और एमपी, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं। तो हमने इस टेबल की सहायता से सारा हमने पढ़ा था। मैंने पुराने आपको वीडियो में समझाया था कि टीपी निकालेंगे तो टीपी हम कैसे निकालेंगे। टीपी हम सब जोड़ देंगे। जब हम एमपी को जोड़ देते हैं तो टीपी निकल जाता है। एपी कैसे निकालेंगे, जब टीपी में एल का भाग देंगे तो हम एपी निकाल सकते हैं। और एमपी कैसे निकालेंगे, जब हम टीपी में नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर देंगे तो हम एमपी निकाल देंगे। ये सब मैं आपको पुराने अपने पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमने पढ़ा था कि डायग्राम से इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कुल उत्पादन हमेशा 0 से शुरू होगा, कि हमने अभी तक कुछ भी उत्पादन नहीं किया तो हम पहले शुरुआत करते हैं। तो हमेशा 0 से शुरू होगा। पहले ये तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ के तेजी से बढ़ के फिर ये अधिकतम हो जाएगा। जैसे देखिए ई पर ये अधिकतम हो गया, फिर एफ पर ये अधिकतम ही रहा और स्थिर रहा, ना घटा ना कम हुआ, और फिर उसके बाद ये गिरने लग गया। तो कुल उत्पादन पहले धीरे बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर स्थिर होगा, फिर नीचे गिरने लग जाएगा। ऐसे ही औसत उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर गिरने लग जाएगा। लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन और सीमांत उत्पादन 0 से शुरू होगा, अधिकतम होगा, और फिर देखिए ये 0 से नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये 0 भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इस वीडियो में रिवाइज कराया है क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे वो इससे जुड़ा हुआ होगा। जब तक हम इन्हें वापस से रिवाइज नहीं कर पाएंगे अब तक हम आगे का समझ में नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि उत्पादन की अवधारणा में 2 काल होते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में 2 कालों के बारे में पढ़ा है, और जो टाइम पीरियड है, जो काल है, वो मार्शल ने दिया था। इसकी अवधारणा मार्शल ने बताया था कि हमारे जो अर्थशास्त्र है इसमें, अर्थव्यवस्था में 3 तरीके के काल होते हैं। एक होता है सबसे मतलब अति अल्पकाल, एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। ये बताने वाले मार्शल थे। तो हम इसमें उत्पादन में मान के चलते हैं कि 2 काल होते हैं, एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल। अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें से एक साधन तो परिवर्तनशील होता है और बाकी सभी स्थिर होते हैं। तो उसमें से सिर्फ श्रम जो है वो परिवर्तनशील होगा, बाकी जितने भी थे भूमि, उद्यमी, पूंजी, ये सब स्थिर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीर्घकाल में क्या होता है कि दीर्घकाल में सारे साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, एक भी साधन स्थिर नहीं होगा। आप भूमि भी परिवर्तन कर सकते हो, आप श्रमिक में संख्या में परिवर्तन कर सकते हो, आप पूंजी में परिवर्तन कर सकते हो, नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हो, आप उद्यमी अपने आइडिया में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो 2 कालों के अकॉर्डिंग हमने 2 नियम बनाए। अल्पकाल का जो नियम है उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और दीर्घकाल का जो नियम है उसको हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब हम इन दोनों नियमों के बारे में आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और हमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप सुनते जाइए, ध्यान रखें और समझें कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है, मैंने आपको बताया कि कौन से काल का नियम है, अल्पकाल का। और अल्पकाल में क्या बताया था कि एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी सभी उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं। परिवर्तनशील साधन मैंने कौन सा माना,
परिवर्तनशील साधन हमने श्रमिक माना है। तो अगर हम श्रमिक की संख्या बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उससे हमारे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम किस में पढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या बताइए, इसकी परिभाषा यही बताइए कि अगर हम श्रमिक में कोई भी परिवर्तन कर देते हैं, श्रमिक को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर स्थिर होता है और फिर नीचे गिरने लगता है। या फिर सीमांत उत्पादन पहले तेजी से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर जीरो होता है और फिर ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक साधन को स्थिर रख कर दूसरे साधन को परिवर्तनशील करने पर कुल और सीमांत उत्पादन में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का अध्ययन हम इसी नियम में करते हैं। फिर नियम की क्या मान्यताएं हैं, हम व्यष्टि में मान के चलते हैं कि कई मान्यताएं होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा मान्यताओं को माना जाता है। तो इसमें क्या क्या मान्यताएं कि उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी सभी स्थिर होते हैं, जैसे कि श्रमिक। दूसरा, उसके साधनों को अनुपात में परिवर्तन करना संभव होता है कि मैंने एक भूमि है तो 2 श्रमिक लगा दिए, एक भूमि है तो 4 श्रमिक लगा दिए, ऐसे करके मैं श्रमिकों की संख्या बढ़ा रही हूँ, लेकिन भूमि जो है वो एक ही संख्या में रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने 1 हेक्टेयर लिए या 1 वर्ग मीटर लिए तो उतनी ही रहेगी भूमि, उससे ज़्यादा कम करना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। लेकिन जो श्रमिक है उस पर काम करने वाले, उनको मैं बढ़ा सकती हूँ, 2 के 4 कर सकती हूँ, 4 के 6, 6 के 12, कितने भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर मैं श्रमिकों की संख्या बढ़ा दूँ उस भूमि पर, तो मुझे उत्पादन कैसा मिलेगा, बढ़ता हुआ, घटता हुआ या ऋणात्मक। फिर एक है उत्पादन की तकनीक में क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तकनीक क्या होता है, उत्पादन का दूसरा साधन होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक साधन ही परिवर्तनशील है, वो है श्रमिक, बाकी सभी उत्पादन के साधन कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो हम तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अगर दीर्घकाल का होगा तो हम तकनीक में परिवर्तन कर सकते हैं, और ये नियम सिर्फ अल्पकाल पर ही लागू होता है। अब इस नियम में 3 स्टेजेस होती हैं, 3 चरण होते हैं। पहला चरण, अब अपन इस डायग्राम से ही अच्छे से समझ लेंगे तो हमें चरण भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और हमें इजी हो जाएगा इस पूरे नियम को समझ पाना। तो आप देखिए, जो अपना पहला चरण है, ये पहला चरण हमें क्या बता रहा है, ये पहला चरण हमें बता रहा है कि हमारा कुल उत्पादन है, ये देखो ये बढ़ रहा है ना, ये हमारा पहला चरण यहाँ तक है। तो हमारा सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है और हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तीनों उत्पादन हमारे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने संख्या को बढ़ा दिया। तो संख्या को, जब हमने भूमि को तो स्थिर रखा और हमने श्रमिकों को बढ़ा दिया, जैसे जैसे हम श्रमिकों को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर कुल उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ेगा, और औसत भी बढ़ेगा, कुल भी बढ़ेगा, तो हमारा सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा। तो आप देखिए, ये जितने भी हैं, पहली स्टेज जहाँ तक है, पहली स्टेज में ये तीनों बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों बढ़ेंगे तो पहले कुल उत्पादन पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन भी पहले बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा और फिर नीचे बाद में गिरेगा। ठीक है, और सीमांत और ये औसत उत्पादन भी आपका बढ़ने लग जाएगा। तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन तीनों बढ़ेंगे पहले चरण में। तो जब तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमने इसका नाम क्या लिखा, बढ़ते परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। मतलब इसमें तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम क्या इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि एक साधन को परिवर्तनशील मानते हुए बाकी सभी साधनों को स्थिर रखते हुए कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों बढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना नंबर आया द्वितीय चरण का। अब द्वितीय चरण यहाँ ध्यान से देखना, द्वितीय चरण यहाँ से है अपना, ये अपना द्वितीय चरण है। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या हो रहा है, जो कुल उत्पादन है वो बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, अधिकतम हो गया और फिर ये स्थिर हो गया। ठीक है, हमारा सीमांत उत्पादन गिरने लग गया और औसत उत्पादन अधिकतम होकर और फिर गिरने लग गया। ये हमारा द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण में क्या हो रहा है,
कुल उत्पादन बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है और स्थिर है। सीमांत उत्पादन गिर रहा है और औसत उत्पादन भी गिर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे घटते अनुपातों का नियम। तो घटते अनुपातों का नियम क्यों कहा, क्योंकि हमारे औसत और सीमांत दोनों नीचे घट रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो उत्पादन है औसत और सीमांत दोनों क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं और कुल उत्पादन हमारा अधिकतम हो गया है और स्थिर हो गया है। अब आया हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण हमारा कहाँ से है, ये हमारा तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या हो रहा है कि हमारा कुल उत्पादन नीचे गिरने लग गया और हमारा औसत उत्पादन भी नीचे गिर रहा है। और जो हमारा सीमांत उत्पादन है, तो सीमांत उत्पादन हमारा क्या हो रहा है, तो हमारा सीमांत उत्पादन नीचे गिरने लग गया, फिर ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया और फिर ये ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके ऋणात्मक होने की वजह से इसे हम कहते हैं ऋणात्मक अनुपातों के परिवर्तनशील नियम। ठीक है, अनुपातों का परिवर्तनशील नियम भी कहलाता है इसके ऋणात्मक होने से। अब हम इसको, जब हम इस नियम को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि नियम क्या कहता है, फिर हम लिखेंगे इसकी मान्यताएं क्या है, और फिर इस डायग्राम से हम बताएंगे कि पहला हमारी स्टेज थी, पहला जो हमारा चरण था वो था उत्पादन की प्रथम अवस्था का नाम है हमारे बढ़ते अनुपातों का नियम। तो बढ़ते अनुपातों का नियम कब होगा, जब हम एक साधन श्रमिक को परिवर्तनशील रखते हुए बाकी सभी साधनों को स्थिर मानते हुए, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की संख्या बढ़ाएंगे, हमारा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ता चला जाएगा और सीमांत उत्पादन हमारा अधिकतम होकर गिरने लग जाएगा। देखिए अधिकतम हो रहा है और एकदम होकर नीचे, अधिकतम हो गया और एकदम होकर नीचे गिरने लग गया। फिर द्वितीय अवस्था आएगी, द्वितीय अवस्था में दोनों गिर रहे हैं, औसत और सीमांत उत्पादन, लेकिन सिर्फ एक कुल उत्पादन जो बढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ही हम परिवर्तनशील साधन की संख्या को बढ़ाएंगे, कुल उत्पादन बढ़ेगा और अपने अधिकतम बिंदु को प्राप्त कर लेगा और स्थिर हो जाएगा और हमारा जो औसत और सीमांत उत्पादन है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगे। औसत उत्पादन हमारा अधिकतम होगा और फिर गिरने लग जाएगा, देखिए है ना, ये अधिकतम हुआ और फिर गिरने लग गया टी बिंदु पर। फिर हम नेक्स्ट आएंगे तृतीय चरण में। तृतीय चरण में क्या हो रहा है कि तीनों गिर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है, सबसे ज़्यादा कौन गिर रहा है, सबसे ज़्यादा हमारा सीमांत उत्पादन गिर रहा है और सीमांत उत्पादन हमारा जीरो से ऋणात्मक हो गया, बाकी तो कोई ऋणात्मक नहीं हो रहा। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ऋणात्मक अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ऋणात्मक चरण दिया है। इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें सीमांत उत्पादन जीरो होकर ऋणात्मक हो गया। तो जैसे हम स्थिर साधनों पर संख्या को बढ़ाएंगे वैसे ही हमें ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होते चले जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहली हमारा चरण था, इसमें ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें हमने, जैसे अगर हम कोई खेत लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के खेत है, खेत की उतना ही खेत है जितना हमने लिया, अपना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना हम उसको घटा सकते हैं। अब मैंने उस पर 4 मजदूर लगाया उसकी खुदाई करने के लिए, ठीक है, खुदाई करने के लिए ज़मीन मान लो, ज़मीन की खुदाई करने के लिए 4 मजदूर लगाए। अब वो 4 मजदूर 4 के 6 लगाए, 6 के 8 लगाए, 10 लगाए, वो अच्छे से काम कर रहे, उनको काम समझ में आने लगा, तो वो तेज़ी से काम करने लगे। उन्होंने देखा बस आधा और बचा है, तो उन्होंने और तेज़ी से शुरू कर दी, तो काम फटाफट होने लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने संख्या बढ़ा दी, 10 मजदूर लगाए थे, अब 10 की जगह मैंने 12 कर दिए, 15 कर दिए। अब क्या हुआ, कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन, अब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो थोड़ा सा ही बचा है ज़मीन खोदने के लिए, तो हम आराम से कर लेंगे। तो कुछ ने तो आराम कर लिया, जो नया है उन्होंने काम करना चालू कर दिया, पुराने वाले आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो थक गए उसी काम को करते करते, बोर होने लग गए। फिर क्या हुआ कि मैंने और मजदूर बढ़ा दिए, तो उससे क्या हुआ कि अब तो काम हो ही गया, हो रहा ही था, अधिकतम उनको मिल गया जो चाहिए था, जहाँ तक उन्हें पहुँचना था। अब तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा तो हिस्सा बाकी है, इसको बाद में खोद लेंगे। अब वो क्या हुआ कि ये सोचते हुए उन्होंने काम को और धीमा कर दिया और उसका उत्पादन जो है, वो जो उनका काम करने का तरीका था वो गिरने लग गया, क्योंकि अब उनको थकान होने लग गई, अब वो इस काम से थक गए, उनको कुछ नया करना था,
तो वो उन्होंने नहीं किया। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब हमें इसमें पढ़ना है कि इसमें आपका एक और नियम है, एक और क्वेश्चन आता है, इसी में बनता है कि इसमें से कौन सी वो अवस्था है जिसमें एक विवेकशील उत्पादक काम करना चाहेगा। मतलब वो कौन सी ऐसी अवस्था है, कौन सा चरण इसमें काम करेगा, पहली स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे या तीसरी स्टेज पे। तो हम ये कहेंगे कि वो दूसरी स्टेज पे काम करेगा। दूसरी स्टेज पे काम इसलिए करेगा क्योंकि दूसरी स्टेज पे क्या हो रहा है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, अधिकतम हो गया और स्थिर हो गया। सीमांत उत्पादन गिर रहा है लेकिन अभी भी जीरो नहीं है और ना ऋणात्मक है, और औसत उत्पादन हमारा अधिकतम हो गया और नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो द्वितीय अवस्था पे काम करेगा, वो प्रथम और तृतीय अवस्था पे काम नहीं करेगा। तृतीय पे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है, तो यहाँ पर सब चीज़ें गिर रही हैं, उत्पादन में गिरावट आ रही है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता जा रहा है। और प्रथम में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी तो उसने शुरुआत करी है, अभी तो उसको अधिकतम तक पहुंचना है, तभी तो अधिकतम पहुंचने के लिए वो प्रथम चरण पे रुकेगा ही नहीं, वो तो द्वितीय चरण तक जाएगा। इसलिए वो प्रथम पे काम नहीं करेगा और तृतीय में काम नहीं करेगा, वो किस में काम करेगा, वो द्वितीय अवस्था में कार्य करेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हमें जो पढ़ना है पैमाने के प्रतिफल का नियम। उसमें हमें ये बताया जाता है, वो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ आराम से। उसमें आपको ये बताया जाता है कि जो दीर्घकाल का नियम है वो, ठीक है। अब दीर्घकाल के नियम में हमने कहा कि सारे जो साधन हैं वो उसको हम कैसे मानेंगे, उसको हम परिवर्तनशील मानेंगे, उसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं है। अब साधन जब हम परिवर्तनशील कर लें तो हमारे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम पढ़ते हैं पैमाने के प्रतिफल में। तो पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें ये बताता है कि अगर हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील मानते हैं तो उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो बढ़ता हुआ होगा, क्या वो घटता हुआ होगा या फिर वो स्थिर होगा। तो पहला चरण जो होता है, इसमें भी 3 चरण होते हैं। पहला चरण है जिसका नाम है बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। बढ़ते मतलब इंक्रीज, ठीक है। अब बढ़ेंगे कैसे कि मैंने साधन तो लिए कम और उत्पादन किया ज़्यादा, तो साधनों की तुलना में उत्पादन होगा जब ज़्यादा, तो हमें कैसे प्रतिफल प्राप्त होंगे, बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होंगे। जैसे हम मान के चलते हैं कि मैंने एक मशीन ली और 2 मजदूर लिए। जब मैंने एक मशीन और 2 मजदूर लिए तो मैंने कितने का उत्पादन किया, 100 का। फिर मैंने 2 मशीन ली और 4 मजदूर लिए, तो अब मैंने उत्पादन किया 250 का। ठीक है, मतलब मैंने मशीन पहले एक थी तो दुगनी मशीनें ले ली, पहले मेरे मजदूर 2 थे तो मैंने दुगने मजदूर ले लिए, तो मेरा उत्पादन भी दुगना होना चाहिए था, मतलब सिर्फ 200 ही होना था, लेकिन मैंने कितना किया, 250। तो इसका मतलब मैंने साधनों से अधिक क्या किया, उत्पादन किया। तो जब उत्पादन ज़्यादा हो साधनों की तुलना में तो हमें कैसे प्रतिफल मिलेंगे, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होंगे। ये इसकी पहली स्टेज थी। अब इसमें आता है दूसरा। अब बढ़ते हुए हैं तो फिर क्या होंगे, घटते हुए। तो दूसरा नंबर का क्या होगा, घटते हुए पैमाने के प्रतिफल, घटते हुए। ठीक है, घटते हुए मतलब डिक्रीज। अब हमने बढ़ते हुए क्या पढ़ा था कि साधनों को हम जितना बदलेंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा, मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा और साधन कम परिवर्तित होंगे। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उत्पादन कम होगा और साधन का परिवर्तन ज़्यादा होगा। हमने क्या किया था, एक मशीन 2 मजदूर और कितना उत्पादन था, 100 का। अब 2 मशीन 4 मजदूर और कितने का उत्पादन हो रहा है, 40 का। तो उत्पादन 200 का होना चाहिए था, लेकिन अब कितने का ही हो रहा है, सिर्फ 40 का ही हो रहा है। इसका मतलब हमने उत्पादन के साधन तो ज़्यादा परिवर्तित किए, लेकिन हमें उत्पादन कितना हुआ, कम उत्पादन हुआ। तो साधनों की तुलना में उत्पादन कम होगा तो हमें कैसे प्रतिफल प्राप्त होंगे, घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब आया हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है स्थिर। उसमें क्या था, उसको भी मैं बता दूंगी, अभी आपको अंतर बताऊंगी। स्थिर, अब स्थिर पैमाने का प्रतिफल क्या करता है कि एक मशीन 2 मजदूर और कितना उत्पादन किया, 100। फिर 2 मशीन 4 मजदूर, तो अब कितना उत्पादन किया, 200।
मतलब मैंने मशीनें कितनी बढ़ाई, दुगनी, 1 × 2 2 होता है ना। फिर मैंने मजदूर कितने बढ़ाए, दुगने, 2 × 2 4 होता है। तो मेरा उत्पादन भी कितना बढ़ा, दुगना, 100 × 2 200 होता है। तो इसका मतलब मुझे कैसे प्रतिफल प्राप्त हुए, स्थिर पैमाने के प्रतिफल प्राप्त हुए। मतलब मैंने जितना साधनों में परिवर्तन किया उतना ही मुझे उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो ये इसकी तीसरी अवस्था है। अब हम इन दोनों नियमों में अंतर कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा अनुपातिक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो अल्पकाल का है। पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल का है। अनुपातिक परिवर्तनशील अनुपातिक नियम में कितनी चरण बताए मैंने आपको, 3 चरण बताए, बढ़ते हुए, घटते हुए और ऋणात्मक। पैमाने के प्रतिफल में मैंने आपको कितने चरण बताए, 3 चरण बताए, बढ़ते हुए, घटते हुए और स्थिर। अनुपातिक परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में क्या बताया था आपको, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में आपको मैंने बताया था कि उसमें कुल उत्पादन पहले बढ़ेगा, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी बढ़ेंगे। द्वितीय चरण में कुल उत्पादन बढ़ेगा, अधिकतम होगा, स्थिर हो जाएगा और औसत उत्पादन गिरने लग जाएगा और सीमांत उत्पादन भी गिरने लग जाएगा और 0 हो जाएगा। और तीसरे चरण में क्या होगा कि कुल उत्पादन गिरने लग जाएगा, औसत उत्पादन भी गिरने लग जाएगा और सीमांत उत्पादन भी गिरकर 0 से ऋणात्मक हो जाएगा। तो उसमें हमने 3 चरण पढ़े थे। बढ़ते अनुपातिक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, दूसरा चरण था हमारा घटते परिवर्तनशील अनुपात और तीसरा था हमारा उसमें ऋणात्मक परिवर्तनशील अनुपात। ठीक है। उसके बाद हमने पैमाने के प्रतिफल का नियम पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया बढ़ते हुए, घटते हुए और स्थिर। बढ़ते हुए कब होंगे, जब मैं साधनों में परिवर्तन करूंगी उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन होगा, तो क्या होंगे, बढ़ते हुए। अगर साधनों में जितना परिवर्तन किया उससे कम होगा उत्पादन, तो घटते हुए। जैसे पहले बताया था ना, 100 का 250 हुआ था तो बढ़ते हुए, 100 का 40 रह गया तो घटते हुए, और अगर 100 का 200 हो गया तो स्थिर। मतलब जितने साधन परिवर्तित करे उतना ही मुझे उत्पादन हुआ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अब आई रही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। तो पहले आपको ये जो 2 नियम हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और दूसरा पैमाने के प्रतिफल का नियम, इसको आपको 6 नंबर के हिसाब से करना है। ठीक है, इनको आप 6 नंबर के हिसाब से करना। और इसमें परिभाषाएं आएंगी। उत्पादन लिख लीजिए, परिभाषाएं। पहला उत्पादन, दूसरा कुल उत्पादन, तीसरा सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, उत्पादन के साधन कितने होते हैं। फिर इन उत्पादन के साधनों की विशेषताएं बताइए। पहला भूमि, दूसरा श्रमिक, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम की व्याख्या रेखाचित्र और सारणी की सहायता से करते हुए बताइए कि एक विवेकशील उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं, व्याख्या करके समझाइए। ठीक है, आई होप आपको। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि दोनों नियमों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और है, उत्पादन की अवधारणाओं का चित्र सहित सारणी के साथ सूत्र लिखते हुए वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था 3 अवधारणाएं होती हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इसका आपको डायग्राम बनाना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। टीपी का फॉर्मूला सिग्मा एमपी। ठीक है। उसके बाद एपी का फॉर्मूला टीपी डिवाइडेड बाय एन और एमपी का फॉर्मूला डेल टीपी। मैं लिख देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, टीपी का फॉर्मूला सिग्मा एमपी, एपी का फॉर्मूला टीपी डिवाइडेड बाय एल और एमपी का फॉर्मूला डेल टीपी डिवाइडेड बाय डेल एल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए।
जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा मोटिव यहाँ पर व्यूज़ इकट्ठे करना नहीं है। मेरा मोटिव है कि दिल से मैं बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा सकूँ, जिससे हर बच्चा इकोनॉमिक्स को इजी तरीके से पढ़ सके, इसे टफ सब्जेक्ट नहीं समझे। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने इस सब्जेक्ट को इजी बनाऊँ और हर बच्चे तक पहुँचाऊँ, उसको दिक्कत नहीं आए कहीं भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोशिश लोगों तक पहुँचे तो उसे शेयर कीजिए और अगला वीडियो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए वीडियो डलते ही, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।